हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं और पिछले भाग में हमने संविधान के भाग 2 को, जिसका नाम नागरिकता है, सिटीजनशिप है या नेशनैलिटी भी आप उसको कह सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक विस्तृत है, उसको समझ लिया है। परंतु उसमें केवल 4 श्रेणी के लोगों को बताया गया था जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक बने थे, तथा उसमें अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद को अधिकार दिया गया था कि नागरिकता के अंतर्गत मतलब अधिकार उसको मिला था कि नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान संसद कर सकती है, कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी विधि वो बना सकती है। केवल ये बात उसमें थी, पर उसमें इन बातों की चर्चा नहीं थी कि किस प्रकार नागरिकता को अर्जन किया जा सकता है, किस प्रकार कोई भी भारत का नागरिक बन सकता है और वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से नागरिकता छीनी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अंत हो सकता है, वो गंवाई जा सकती है। तो आज उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिख रखा है नागरिकता अधिनियम 1955। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मुझे बोलेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 5 तरीके ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीके ऐसे हैं जिससे नागरिकता का अंत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 5 वो कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जो उन 5 तरीकों में से एक है जिनके द्वारा नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। पहला तरीका है जन्म से। पहला तरीका है जन्म से, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। ये बात है पहली, जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अंदर हुआ हो। ये नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। परंतु इसमें अपवाद हैं, इसमें 2 अपवाद हैं। भारत के अंदर जन्म सामान्यतः तो भारतीयों का ही होता है, जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं के बच्चे पैदा होते हैं। पर इसमें अपवाद ये है, आपने देखा होगा जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें आईएएस के लिए एग्ज़ाम होता है, आईपीएस के लिए होता है, आईएफएस के लिए होता है। और आईएफएस का मतलब यहाँ पे इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग देशों में जाकर भारत के कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में मदद करते हैं कि किसी देश के साथ में किस प्रकार कूटनीतिक संबंध बनाए जाते हैं, उस चीज़ को निर्धारित करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी लोग। तो इसी तरह जैसे भारत के राजनयिक राजदूत दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज होती हैं, उसी प्रकार अन्य देशों के राजनयिक राजदूत भी भारत में रहते हैं। तो जब वो भारत में रह रहे होते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, तो उनके भी बच्चे होते हैं, या कोई विदेशी घूमने आ रहा है, कोई टूरिस्ट घूमने आ रहा है और वो भारत में उसके बच्चे का जन्म हो जाए, तो इनको अपवाद के तौर पर रखा गया है। राजनयिकों के बच्चों का भी जन्म भारत में यदि होता है या विदेशियों के बच्चों का जन्म भारत में होता है, तो उनको जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये अपवाद है। और वैसे सिंपल बात कही गई है, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है जिसके माध्यम से नागरिकता अर्जित की जा सकती है, वो है वंश परंपरा के द्वारा। वंश परंपरा, वंश तो आप समझते होंगे, वंश चला रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब इसमें क्या बात बोली जा रही है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर, भारत के अंदर तो बात खत्म ही हो गई है, भारत के अंदर तो कोई भी जन्म ले ले, छोड़ के राजनयिकों को और विदेशियों के बच्चों को, वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। अब वंश परंपरा के आधार पर बात कही जा रही है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद
भारत से बाहर हुआ हो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, पर शर्त एक है, जब उस बच्चे का जन्म हो रहा हो तो उसके मम्मी या पापा में से, उसके माताजी या उसके पिताजी में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्मा है वह भी भारत का नागरिक बन सकता है वंश परंपरा के आधार पर शर्त एक है कि जिस समय उसका जन्म हुआ है उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीसरी बात है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण मतलब, अब देशीयकरण का मतलब है कि देशीकरण समझो आप, देशीकरण मतलब अपना लेना, कि देश द्वारा अपना लेना, किसी कंट्री द्वारा अपना लेना। यदि किसी व्यक्ति को भारत सरकार प्रमाण पत्र दे देती है देशीयकरण का, यदि कोई किसी व्यक्ति को भारत सरकार प्रमाण पत्र दे देती है देशीयकरण का कि तुम देशीयकरण, तुम भारत के नागरिक हो, मतलब सरकार दे देती है कि तुम भारत के नागरिक हो, तो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पर इसमें शर्त है कम से कम वह 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। यह शर्त है देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तथा देशीयकरण द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने की। अभी जो 2019 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ, CAA के नाम से जो एक्ट आया, पहले बिल था, पहले CAB था, ठीक है। देखो आप में से कुछ ने पूछा था कि बिल और अधिनियम में क्या अंतर है। देखो मैं सिंपल एक बात बता देता हूं, बिल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधेयक। बिल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधेयक। यानी कि कोई भी प्रस्ताव जो लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है किसी नियम कानून को बनाने के लिए, कोई भी जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको बिल या विधेयक कहते हैं। और जब वह लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदनों से पास हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह विधेयक या वो बिल क्या बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद। और अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट बोलते हैं, तो अधिनियम बन जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जो CAA 2019 में पारित हुआ, बनकर तैयार हुआ, उसके माध्यम से ये जो समय सीमा थी, रहने की समय सीमा थी, इसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पर इससे पहले ये 11 वर्ष थी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष तक भारत में रहा है, वह देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता को पाने का अधिकारी हो गया है। यह बात CAA में कही गई है। CAA, NRC और NPR के बारे में इसी वीडियो में बताने का मन था, पर बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में बताऊंगा। उनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। पर यह चीज आप ध्यान रखिए कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्त है उसमें कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। ये CAA 2019 के द्वारा हुई है, इससे पहले ये 11 वर्ष थी। उसके बाद चौथा जो तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है वो है पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाकर इंडिया का सिटीजन बन सकता है, नागरिक बन सकता है। तो 5 प्रकार, ऐसे तो बहुत प्रकार हैं इसमें, पर मुख्यतः 5 प्रकार के लोग पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन सकते हैं। पहला कौन सा व्यक्ति, कि वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र लिखना था मुझे, यहां पे मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया। पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। कोई व्यक्ति A है जो पंजीकरण द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो जिस दिन वो पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, उससे 6 महीना पूर्व लगातार वो भारत में निवास करना चाहिए। ये बात जरूरी है। तो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 6 माह पूर्व से वह भारत में निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। दूसरी बात, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हैं, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में, अविभाज्य भारत का मतलब समझते हैं, विभाज्य भारत होने का मतलब कि भारत जब बट गया, बंटवारा हो गया, तो भारत बटा किसमें, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, ये विभाजित भारत है। पर अविभाज्य भारत का मतलब यहां पे तीनों को जोड़ के देखा जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान
और बांग्लादेश भारत से तो बाहर है ही, यानी कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बाहर होना चाहिए। यदि कोई भारतीय व्यक्ति, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत का मतलब इसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों आ जाएंगे, इन तीनों से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है तो वह भी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति है। ये दूसरा दो प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है वो स्त्रियां भी पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकती हैं जिन्होंने किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया है, किसी भारतीय पुरुष के साथ शादी कर ली है या करने वाली हैं। वे स्त्रियां भी भारतीय नागरिक बन सकती हैं जिन्होंने किसी भारतीय पुरुष से शादी कर ली है या करने वाली हैं। ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। सपोज करो आप हम सब लोग हैं, यंग एज में हैं, हमारी शादी होंगी, कुछ की हो चुकी होंगी, तो जो हमारे बच्चे होंगे तो वो नाबालिग बच्चे होंगे, पर वो जब 17 साल के होंगे या जब वो 18 साल कंप्लीट करने वाले होंगे तो वो व्यक्ति भी, देखो 18 साल का जब बच्चा हो जाता है क्या बनवाता है, वोट बनवाता है। वोट बनवाने का मतलब पंजीकरण द्वारा वो पंजीकरण करता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म डालता है। एप्लीकेशन फॉर्म डालने के बाद उसकी वोट बन जाती है, उसका वोटर आईडी कार्ड बन के आ जाता है और वोटर आईडी कार्ड भारत के नागरिक होने की पहचान रखता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार है राष्ट्रमंडलीय देश। राष्ट्रमंडलीय देश कौन कौन से हैं? देखो, राष्ट्रमंडलीय देश बहुत सारे देशों का एक समूह है। राष्ट्रमंडल एक बहुत सारे देशों का समूह है और राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जिस पर पहले टाइम में किसी न किसी तरह से ब्रिटेन ने शासन किया है, यानी कि वो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन उनका उपनिवेश था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे देश जो किसी न किसी समय ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो आज राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा हैं। और यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रमंडलीय देशों में से किसी का भी नागरिक है, यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रमंडलीय देशों का नागरिक है और वो भारत में रह रहा है या भारत सरकार की नौकरी कर रहा है, वो भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। तो अब तक 4 तरीके हमने देख लिए जिसमें हम नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा देशीयकरण द्वारा, चौथा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा और पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी देश का भूमि विस्तार होता है, आपने देखा होगा पुराने समय में राजा महाराजा लोग क्या करते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, दूसरे देश को जीत लेते थे तो उसको भी अपने उसमें मिला लेते थे, पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें बात क्या कही गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। पांचवा प्रकार है भूमि विस्तार द्वारा। यदि भारत किसी नए भूभाग को भारत में एंटर करता है या किसी नए क्षेत्र को भारत में एंटर करता है या किसी नए राज्य को भारत में एंटर करता है तो उस क्षेत्र में, उस भूभाग में, उस राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही भूमि विस्तार के द्वारा भारत का नागरिक बन जाएगा। जैसा आपने देखा होगा सन 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें सिक्किम को भारत में ऐड किया गया और 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम एक शाही राज्य था जो भारत में पहले ऐड नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ, जो वहां पे लोग रह रहे थे वो स्वतः ही भूमि विस्तार के द्वारा भारत के नागरिक बन गए। तो ये 5 तरीके हैं जिन 5 तरीकों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब उन 3 तरीकों की बात कर लेते हैं, उन 3 प्रकारों की बात कर लेते हैं जिनके द्वारा कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को गंवा सकता है। पहली बात, स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई व्यक्ति क्या कर देता है, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर देता है। कोई भी व्यक्ति है कहता है कि मेरे को अब इंडियन सिटीजन रहना ही नहीं है और मैं छोड़ रहा हूं, तो पहला तरीका है अपनी मर्जी से छोड़ देना यानी स्वैच्छिक त्याग। दूसरा तरीका है बर्खास्तगी द्वारा। सरकार बर्खास्त कर देगी नागरिकता को। कब नागरिकता को बर्खास्त कर देगी? यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है। यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो बर्खास्तगी द्वारा उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह भी अंत होने का तरीका है। और तीसरा है भारत सरकार द्वारा वंचित करने पर। यदि भारत सरकार वंचित करती है, वंचित करने का अर्थ है छीनना,
भारत सरकार नागरिकता को छीन लेगी, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको आधार बनाकर भारत सरकार नागरिकता को छीन सकती है, नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो पहली बात तो यहां पे देखो, अगर रजिस्ट्रेशन करवाने में, अगर पंजीकरण के द्वारा कोई भी नागरिकता प्राप्त की गई है और पंजीकरण करवाते समय कोई भी गलत सूचना दी गई है या फर्जी तरीके से पंजीकरण हुआ है या फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण की गई है और बाद में उस चीज का पर्दाफाश हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप भी ध्यान रखिए, यदि आप संविधान का अनादर करता है, यदि आप संविधान का अनादर करेंगे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में सर्वोच्च जो है वो भारतीय संविधान है, उसी के अनुसार सब काम चलते हैं, सब काम होते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के संविधान का अनादर कर देता है, उसको डिसरेस्पेक्ट कर देता है, उसको कुछ गलत बोल देता है, अवमानना कर देता है और सरकार को ये बात लग जाती है, तो सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है। तीसरी बात है, यदि कोई भारतीय नागरिक क्या करता है, युद्ध के दौरान दुश्मन देश की, शत्रु राष्ट्र की मदद करता है या उससे किसी ना किसी प्रकार का संबंध बनाता है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी युद्ध के दौरान शत्रु राष्ट्र की या दुश्मन देश की मदद करता है या उससे संबंध बनाता है, तो भी उस व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। चौथा प्रकार है, यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार भारत से बाहर रह रहा हो 7 सालों तक, यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 सालों तक भारत से बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है। और पांचवा प्रकार है, जिस व्यक्ति ने पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, जिस व्यक्ति ने पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, उस व्यक्ति ने यदि 5 वर्षों के दौरान, सपोज करो आज नागरिकता प्राप्त हुई है और आने वाले 5 वर्षों के दौरान अगर उसको किसी अपराध के लिए 2 वर्षों की सजा हो जाती है, किसी व्यक्ति ने पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है और किसी कारण से आने वाले 5 सालों के दौरान उससे 2 साल की सजा हो जाती है किसी अपराध के मामले में, तो सरकार उससे उसकी नागरिकता को छीन सकती है। तो ये वो 5 प्रकार हैं जिनसे अर्जन किया जा सकता है नागरिकता को, और ये वो 3 प्रकार हैं जिनके माध्यम से नागरिकता को छीना जा सकता है, नागरिकता का अंत हो सकता है। तो ये हमने नागरिकता अधिनियम पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सीएए को, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को, एनआरसी को, या एनआरसी को समझेंगे और एनपीआर को समझेंगे। इनके बारे में छोटी सी वीडियो होगी, आप देख लेना। और अब हम सीधे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकारों पे चले जाएंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और मैक्सिमम लाइक करके जाइए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।